welcome back to my YouTube channel Study Box. I'm सागरिका सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th पेंटिंग थ्योरी का यूनिट 3 द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। सो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली फोकस करेंगे बंगाल स्कूल के ऊपर और नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है हमारा चैप्टर उसके ऊपर, उसके सिंबल सिग्निफिकेंस के ऊपर हम लोग इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट ए है। पार्ट बी आएगा जिसमें आप मॉडर्न ट्रेंड्स पढ़ोगे, ग्राफिक प्रिंट्स पढ़ोगे और मॉडर्न स्कल्पचर पढ़ोगे। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये इस पूरे यूनिट जो ये यूनिट है ये पेंटिंग का खाली एक वन शॉर्ट वीडियो है, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसमें खाली आपको की पॉइंट्स पता चलेंगे। आपको पहले डिटेल वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको ये वीडियोस कट शॉर्ट समझ में आएंगी। ठीक है। ओके, सो आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो पढ़ने के लिए आपके पास जो चीज़ें हैं, द फर्स्ट इज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कि कैसे ओरिजिन हुआ था बंगाल स्कूल का। टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर, कि क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की गई थी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के टाइम पे। फिर कौन कौन से मेन फीचर्स हैं हमारे बंगाल पेंटिंग्स के अंदर, और पेंटिंग्स कौन कौन सी पढ़नी है, या स्टार पेंटिंग पढ़नी है, जर्नीज एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, राधिका, शिवा एंड सती एंड मेघदूत। तो ये पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं इसको, सबसे पहले हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी के टाइम पे। अच्छा, जब भी बात होती है 20th सेंचुरी की, इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्ट 20th सेंचुरी ही है। इसका मतलब बात कर रहे हैं हम लोग 90s के कुछ टाइम की, 19s की कुछ टाइम की। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हम लोग कहते हैं ना अभी भी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, दैट इज हम 2023 हम ऐसे बोलते हैं। तो हमेशा हम एक सेंचुरी बढ़ा के बोलते हैं। तो दैट इज़ 19th सेंचुरी के, मतलब 19th के टाइम की बात है ये, तो 20th सेंचुरी की बात है ये। ठीक है। और तभी ये जो पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिन हुआ था, ये डेवलपमेंट आई थी ये, और कैसे आई थी, इंडियन और एशियन स्टाइल्स को मिला करके बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को जो है वो फ्लरिश किया गया था, उसको बनाया गया था। ठीक है। फिर आर्ट स्कूल्स खोले थे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जगहों पर, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, इन जगहों पे ब्रिटिशर्स ने आर्ट स्कूल्स खोले थे। और तो और प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब उन्होंने आर्ट स्कूल्स तो खोल दिए, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई अब ब्रिटिशर्स ने खोले तो उनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा, उनका कुछ ना कुछ स्टाइल रहेगा। तो उन्होंने वही चीज़ जो है, वेस्टर्न स्टाइल जो है, वो लोगों पे पोतना शुरू कर दिया। तो क्या किया भाई उस टाइम पे, ई.बी. हेवल उनको बड़ा ऐसा अजीब सा लगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ई.बी. हेवल पहले तो थे कौन, ये जो नीचे फोटो देख रहे हो ये है पहले बात तो ई.बी. हेवल। ठीक है। ये थे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा ना, अभी कलकत्ता आर्ट स्कूल था। तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे और एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर भी थे उस टाइम पे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी मदद से वहाँ पे विजुअल आर्ट्स खोलना शुरू कर दिया, आर्ट बनाना शुरू कर दिया, और उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली। ठीक है। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि ई.बी. हेवल और रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे उनकी नीड दिखाई गई थी कि भाई अब हमारे जो ये आर्ट है उसमें से इस इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटाना होगा, और तो और साथ साथ इंडियन आइज आर्ट के अंदर इंडियन का जो वो टच है वो देना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया था। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहे हैं। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नई टेक्निक, जिसको बोलते हैं टेम्परा एंड वॉश टेक्निक, आपने पूरी वीडियोस देखी, आप पहले भी पढ़ चुके हो। आई होप कि आप यहाँ पर रिविजन के लिए आए हो, सो आपको टेम्परा एंड वॉश टेक्निक के बारे में पता होगा, वरना मेरी डिटेल वीडियोस में इनके बारे में है। ठीक है। तो टेम्परा एंड वॉश टेक्निक इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें क्या मतलब क्या होता है, ये इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को जापानीज़ पेंटिंग और चाइनीज़ पेंटिंग को मिला करके पेंटिंग्स बनाई गई होती हैं। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ फेमस स्टूडेंट्स हैं, वो है नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ कर, असीत हलदर, सत्येंद्र नाथ मजुमदार, के वेंकटप्पा एंड मेनी अदर्स। और बहुत सारे अलग अलग जो हैं ये कुछ इनके फेमस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो आप इनके इतने सारे नाम नहीं याद हो पाएंगे, तो इट्स ओके, आप एक या दो के नाम याद कर सकते हैं, दैट इज सबसे इजी वाले, नंदलाल बोस, जिनका आप आगे भी नाम पढ़ोगे, अशीत हल्दर एंड सुरेंद्र नाथ कर,
ये 3 नाम जैसे आप बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, वैसे ही आपको इनको लिखना है। तो इट्स लाइक इस बहुत सिंपल नाम है, मतलब इनको याद कर सकते हो। और तो और क्या बात है कि ये जो इनका ग्रुप था स्टूडेंट्स का, ये बहुत ही यूनिक ग्रुप था। यूनिक क्यों था? क्योंकि इन्होंने अलग ही स्टाइल निकाला था। कौन सा स्टाइल? यूरोपियन नेचुरलिज्म का जो स्टाइल है उसको इन्होंने निकाला था। एक अलग डिस्टिंक्ट स्टाइल निकाला था, जिससे कि हमारा जो इंडियन आर्ट का जो कला है वो और ज़्यादा निखर करके आई थी इंडियन आर्ट की ब्यूटी को। ठीक है। और काल भवाना जो है वो फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल था हमारे इंडिया के अंदर। हमने पहले क्या पढ़ा है अभी कि उन्होंने ब्रिटिश आर्ट स्कूल खोले थे, राइट। तो अब क्या है, काल भवाना जो था वो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्ट स्कूल खोला गया था हमारे इंडिया के अंदर। ओके। सो अच्छा, ये जो आपके सामने ये फोटो आई है, ये आई है जर्नीज एंड की। तो जर्नीज एंड क्या है? ये ऑफकोर्स ही बात है अभिंद्रनाथ टैगोर का, मैंने बताया ना आपको, टेम्पर एंड वॉश टेक्निक। तो उसी की बनाई हुई ये वाली पेंटिंग थी, टेम्पर एंड वॉश टेक्निक। और ये जो आपके सामने अभी फोटो आई है, ये है काल भवाना, द फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल। मैंने हमेशा बताया है कि इसको मेंशन करना, अगर आप प्रॉपर लिख रहे हो बंगाल स्कूल ओरिजिनेट कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, तो आप इसको ज़रूर मेंशन करना, इसको हाईलाइट करना ब्लैक पेन से। आप आंसर से ब्लू पेन से लिखते हो तो इसको हाईलाइट करना ब्लैक पेन से, जिससे कि टीचर को बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा कि आपको ये बात भी पता है कि हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल कौन सा खुला था, दैट इज़ काल भवाना। ठीक है। ओके। सो टेक्निक एंड सब्जेक्ट मैटर पे जब हम आते हैं तो हमें बात देखते हैं कि हमारा जो, हमने देखा ना कि अभिंद्रनाथ टैगोर जी ने नए नए आर्ट के जो है स्टाइल्स निकाले थे, तो उन्होंने किनसे इंस्पायर्ड थे? वो मुगल से, राजस्थानी, पहाड़ी, अजंता बाग। तो इन सब जो पेंटिंग्स थी वो इनसे इंस्पायर हो करके, उनको छापा नहीं था, मैंने पहले ही बताया था, उनको छापा नहीं था, उनसे वो इंस्पायर हुए थे। ठीक है। और जितने भी उनका जो ग्रुप था, उन्होंने वापस से अंडर द गाइडेंस, रविंद्रनाथ टैगोर जी के गाइडेंस के अंदर ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके ये नई नई चीज़ें निकाली थी। इससे क्या किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने? यंग पेंटर्स के अंदर उनके सोल्स को अवेकन किया, मतलब उनको जगाया कि अरे भाई जाओ तुम ऐसे, उनसे इंस्पायर होकर तुम पेंटिंग्स बनाओ। ठीक है। तो क्या किया, उनको इंस्पायर किया, उनको अच्छे से नेचुरल पेंटिंग्स बनाने के लिए, क्लासिकल पेंटिंग्स बनाने के लिए। ठीक है। कि तुम ये जो ब्रिटिशर्स के जो पेंटिंग्स है उससे हट करके आप अपने खुद के अंदर की पेंटिंग्स जगा करके आप पेंटिंग्स बनाएंगे। ठीक है। तो बहुत टाइप की पेंटिंग्स बनाई उन्होंने, वॉश एंड टेम्परा स्टाइल की पेंटिंग्स से, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हो गई, रिलीजियस पेंटिंग्स हो गई, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर पेंटिंग्स हो गई, एपिसोड्स हो गए। उनके एपिसोड्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं। किसी एक पर्टिकुलर पूरी एक सीरीज में से कोई पर्टिकुलर एक हिस्सा उठा लेना, दैट इज एपिसोड्स उठा लेना। सोशल लाइफ के बारे में दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल लाइफ, यहीं से आप पढ़ोगे सोशल लाइफ के बारे में कितना इम्पोर्टेंस आ गया था उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर। फिर फ्लोरा एंड फौना को दिखाना। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि दिखाना शुरू कर दिया था जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने। ठीक है। और तो और इसी के साथ साथ क्या होना शुरू हो गया कि मॉडर्न आर्ट आना शुरू हो गया। तो मॉडर्न आर्ट को उस टाइम पे क्या समझा जाता था कि एक राइवलरी हो गई थी कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। कॉलोनियलिज्म इज बेसिकली जो जो ब्रिटिशर्स थे उनका हम पे रूल होना, उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है। तो उसके बीच और हमारे नेशनलिज्म के बीच में एक टक्कर सी बन गई थी कि ना ही सिर्फ लोगों को आज़ादी चाहिए थी, बट इनफैक्ट आर्टिस्ट ने भी बहुत बड़ा ही रोल प्ले किया था हमारे इंडिया के अंदर, लोगों के अंदर ये जो नेशनलिज्म की भावना है उसको जगाने के लिए। ठीक है। कॉलोनियलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने न्यू न्यू इंस्टीट्यूशन खोलना शुरू कर दिए, उन्होंने मैगजीन्स बनाना शुरू कर दिए, एग्जीबिशन और गैलरीज लगाना शुरू कर दिया, आर्ट सोसाइटीज़ होना शुरू हो गई। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जब ब्रिटिशर्स ने अपनी जो बोलते हैं दादागिरी दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें लोगों पे लगाई। ठीक है। और क्या हुआ उसके ऑपोजिट में, एक साइड कॉलोनियलिज्म था, एक साइड नेशनलिज्म था। तो नेशनलिज्म के टाइम पे जो इंडियन आर्टिस्ट थे उन्होंने मोर और मोर हमारे इंडियन आर्ट पे ही फोकस किया। ठीक है। उन्होंने भाई जो ऐसा आप फोटो में देख सकते हो, भारत माता की भी जो पेंटिंग आगे भी आएगी, तो इस पे क्या दिखाया, इससे हमारा इंडियन टच दिखाया, जिससे कि हम लोग जो है वो वेस्ट के आइडियाज़ को हटा करके
हम इंडियन के जो है साइड पे इंडियन के ट्रेडिशन को फॉलो करें, ठीक है। तो उनका मेन फोकस ये था कि हम ब्रिटिशर्स को भूल जाएं और हम अपना खाली इंडियन नेशनलिज्म पे फोकस करें, ठीक है। फिर हम आते हैं मेन फीचर्स पे जो बंगाल पेंटिंग के हैं, वो है क्या कि अजंता पेंटिंग से आपकी ये पेंटिंग्स ली गई हैं, जिसमें कि जो लीनियर डेलिकेसी दिखाना, उसके बाद रिदम दिखाना, प्रॉपर बिल्कुल लाइंस वगैरह प्रॉपर दिखाना, ग्रेस दिखाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ली गई हैं। अब इसको याद करने का तरीका कैसे, कि आपको कैसे याद रहे मेन फीचर्स। तो हमेशा मैं जब भी मेन फीचर्स लिखती हूँ, उस पर जो स्टार्टिंग में हमको बोल्ड लेटर्स दिखते हैं, इसको खाली याद करने की कोशिश करो। एंड प्लीज़ इसको एक एक पेपर पे लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके पेपर पास आने वाले हैं, दैट्स वाई। तो अजंता पेंटिंग्स पहला पॉइंट है, अजंता पेंटिंग्स। अब अजंता पेंटिंग से क्या हो सकता है, तो उसकी भाई सुंदरता दिखाना, उसकी भाई बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई थी, उसमें रिदम दिखाया था, उसकी बहुत ब्यूटी दिखा दी थी, ब्यूटी ग्रेस दिखाना, लीनियर बहुत ही बारीकी से चीज़ें दिखाना, लीनियर तरीके से, डेलिकेट तरीके से, पेंटिंग्स है तो बहुत डेलिकेट तरीके से दिखाना। तो ये सारी चीज़ें दिखाएं ताकि जो पेंटिंग्स है वो अपनी बेस्ट एबिलिटी पे आ जाए। तो उस टाइम पे ये ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर हम देखते हैं कि फिगर्स जो थी वो बहुत डेलिकेट एंड ग्रेसफुल दिखाई गई, भाई उनको बहुत सुंदर सुंदर दिखाया गया, और सुंदर सुंदर चीज़ें हर पेंटिंग में बनती है। तो आप ये हर मेन पॉइंट में लिख सकते हो, चाहे आपका राजस्थानी हो, पहाड़ी हो, मुगल हो, बंगाल हो, ठीक है। आप हर एक में मेन फीचर्स में आप एक पॉइंट डाल ही सकते हो कि फिगर्स जो थी वो बहुत डेलिकेट ग्रेसफुल ऐसी दिखाई गई थी, ठीक है, क्योंकि हर जगह पेंटिंग्स में ये चीज़ें होती ही होती है। फिर बंगाल स्कूल में आए हो तो ये बात हमेशा याद रखना कि वॉश टेक्निक, कुछ नहीं आता हमें तो इतना पता है भाई, बंगाल में वॉश एंड टेम्पर टेक्निक तो यूज़ हुई ही हुई थी। तो इससे क्या हुआ था, इससे हारमनी आई थी लोगों के बीच में, मतलब एक एक कलर से, एक टेक्निक से सब जुड़ गए थे, तो हारमनी आ गई थी लोगों के बीच में, तो इस वजह से वॉश टेक्निक यूज़ की गई थी, ठीक है। फिर इम्पैक्ट, अब हमने पता है भाई बंगाल स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको पढ़ा कि क्या चीज़, कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म की बात की मैंने अभी, तो भाई इससे क्या होगा, लोगों के अंदर हारमोनी तो बनाना ज़रूरी है ना, ठीक है। और कैसे बनोगे हारमोनी, तो इंडियन पेंटिंग के स्टाइल से, इंडियन के जड़ों को दिखा करके, इंडियन रूट्स को दिखाना। तो ऐसे करके अपने पॉइंट्स दिमाग में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इम्पैक्ट कैसे दिखाया, पेंटिंग्स दिखाई इंडियन स्टाइल से, इंडियन रूट को दिखाना, और क्या है, जितने भी ह्यूमन फिगर्स हैं, एनिमल फिगर हैं, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है हमारी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट कैसे, पहला पॉइंट है आपका अजंता पेंटिंग्स का, दूसरा पॉइंट है फिगर का, तीसरा है टेम्पर एंड वॉश टेक्निक का, चौथा है कि भाई मैम ने बताया था कि इंडियन रूट से हमें बिल्कुल गड़े रहना है इंडियन, हमारे इंडिया के अंदर। तो इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट था बंगाल पेंटिंग का हमारे इंडिया पे। और 5वां पॉइंट है रिदम की, भाई एनिमल देख रहे, जैसे याद रखना लास्ट पिक्चर में यहाँ पे फोटो डाली हुई थी, भाई ये जो किसान है वो गायों को आगे लेके जा रहा है, तो भाई एनिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 मेन फीचर हो गए आपके बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के, ठीक। अब आते हैं, सॉरी ये मुगल्स पेंटिंग ऊपर लिखा हुआ आ गया, बंगाल की पेंटिंग्स पे। तो कौन कौन सी पेंटिंग्स हमें पढ़नी है, दैट इज जर्नीज एंड, राधिका, शिवा एंड सती एंड मेघदूत। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको आर्टिस्ट बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया, मीडियम, टेक्निक, स्कूल और कलेक्शन कि कहाँ कहाँ पे है। तो आप हर जब भी एक आंसर लिखोगे, आपसे जैसे पूछेंगे, तो आप उसमें क्या लिखोगे, उसका आर्टिस्ट, उसके पहले तो पेंटिंग का नाम लिखोगे ऊपर, फिर आर्टिस्ट लिखोगे, टाइम पीरियड लिखोगे, मीडियम क्या है उसका, टेक्निक क्या है, स्कूल क्या है, और फिर डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद कलेक्शन, ठीक है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है जिसे आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं जर्नीज एंड पे। जर्नीज एंड में सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्नी एंड मतलब उसकी जर्नी खत्म हो गई, तो अब वो थक करके चूर, तुम कहीं से घूम के आए, तुम आगे बिस्तर पे पड़ गए, बस तुम्हारी जर्नी खत्म हो गई। तो वैसे ही है, यहाँ पे कैमल आया, कैमल आके थक के पड़ गया पत्थर पे। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, जो पोएटिक डेलिबरेशन दिखाया गया, जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भार डाल। सबसे पहले आप फोटो को याद करने की कोशिश करो। आप लोग मुझसे ये पूछते हो ना कि मैम पेंटिंग्स को याद कैसे करें, हमसे याद नहीं होता। तो याद करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में जो ये एनिमल की फ़ोटो है इसको सही से छापो, A to Z, लाइक पीछे का बैकग्राउंड कलर, एनिमल कैसे है, उसके टांगे कहाँ है, कहाँ मुंह है उसका, आंखें खुली हुई हैं, बंद है, पीठ पे क्या डाला हुआ है उसने, कौन सा कलर यूज़ किया गया है।
आपकी आधी से ज़्यादा पेंटिंग सॉल्व। बस अगर आपको इसका ये याद हो गया, आपको बेसिकली इसमें याद करना क्या होता है पेंटिंग्स में, मैं बता देती हूँ। पेंटिंग्स में आपको याद करना है इसका आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखोगे कि भाई कौन से स्कूल से उठाई गई है पेंटिंग। आपको दो तीन चीज़ें बस पता होनी चाहिए, आपकी पेंटिंग सॉल्व हो जाएगी, ठीक। पहली चीज़ ये कि जर्नीज एंड के अंदर आप मतलब आपकी कोई भी पेंटिंग है, एग्जाम्पल लेते हैं जर्नीज एंड, ठीक है। इसका आर्टिस्ट आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर और टाइम पीरियड 1937, ठीक है। आपको ये याद है कि पेंटिंग है बंगाल स्कूल की, आपको एक काम हो गया भाई बंगाल स्कूल की पेंटिंग है। अब बंगाल स्कूल की है तो हमने बंगाल में तो पढ़ा था कि टेम्पर एंड वॉश टेक्निक, मतलब उसी से टेक्निक भी सॉल्व हो गया। चलो मीडियम क्या है, वाटर कलर एंड पेपर, पेपर पे बनाई गई पेंटिंग है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परा और वॉश टेक्निक वाटर कलर पेपर पे ही यूज़ होती है, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। और जितनी भी मैक्सिमम कलेक्शन है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है हमारे नई दिल्ली में तो वहीं पे है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहीं से याद हो गई, ठीक। फिर आप आओगे जर्नीज एंड पे। अब आपके दिमाग में फोटो बन गई कि हाँ भाई ये कैमल था, वो ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड था, ऑरेंज रेड ब्राउन सा बैकग्राउंड है, उस पर आके वो पड़ गया था पत्थरों के ऊपर। आपको इतनी सी पेंटिंग याद हो गई। उसके ऊपर फिर पीठ पे बहुत सारा सामान भी लदा हुआ था, और जो कैमल था वो बहुत ज़्यादा ही दुखी था, मतलब बिल्कुल वो थक गया था करके, ठीक है। तो उसकी आंखें भी ऐसे बंद हो गई थी, तो बहुत ही पुअर सा लग रहा था, मैं बहुत दया आ रही थी। क्यों दया आ रही थी भाई, उसको पेन हो रहा था, सफरिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा पेन में था, हमें कैमल को देख के दया आ रही थी, ठीक है। तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में कवर हो गई। तो आपको ऐसे एक पेंटिंग को याद करना है, ठीक है। आपको कैसे याद करना है मैंने आपको सब बता दिया अभी। सो बिल्कुल मैं वैसे ही पढ़ूंगी अभी, तो बिल्कुल सेम है आपका कि फॉल ऑन स्टोनी ग्राउंड पे, मतलब ये जो पत्थर का ग्राउंड है इस पे आके वो पड़ गया। हमें काफ़ी सिंपैथेटिक लुक आ रहा है इस कैमल को देख कर के, बेचारा काफ़ी डम्ब एनिमल है ये। क्यों? क्योंकि उसको इतना पेन करना, सफ़र करना पड़ रहा है। उसकी आँखें ऐसे चौंधियाई हुई, खुली हुई आँखें हैं बेचारे की, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडरस है इसके, काफ़ी ज़्यादा, मतलब दुख भरे, ट्रेमेंडरस नहीं लिखना आ रहा, तो काफ़ी पेनफुल एक्सप्रेशन है उसके, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है भाई, कैमल है तो ऑफकोर्स की बात है डेजर्ट में होगा ना। सनसेट उसका ऐसा है, सनसेट ऑफकोर्स अब शाम का टाइम है, क्योंकि शाम के टाइम पे ऐसा मौसम होता है, राइट। तो ऐसे मिस्टिकल सा इफेक्ट दिखा रहा है। याद रखना क्वेश्चन में पहले भी आ रखा है ये कि मिस्टिकल इफेक्ट दिखा रहा है जो पेंटिंग है उसमें। आप पेंटिंग बताओ, पेंटिंग कौन सी है, डिफाइन करो उसको। तो ऐसे जो ये की वर्ड्स होते हैं ना, ये उठा करके दे देते हैं क्वेश्चन में कि बताओ उस जो पेंटिंग है उसके अंदर आप ट्रेमेंडरस इफेक्ट देख सकते हो, मिस्टिकल इफेक्ट देख रहे हो, अब बताओ पेंटिंग कौन सी है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर हम आते हैं वॉश टेक्निक यूज़ करी है इसमें, जैसे कि रेड, ब्राउन, येलो कलर का, ठीक है। और ब्लू कलर जो है वो स्टोन के लिए दिखाया गया है। ख़त्म आपकी पेंटिंग। मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको पेंटिंग्स को अपने दिमाग में बैठाना है, वैसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम राधिका पे। तो ये बनाई है M.A.R. चगुथाई ने, इनके आर्टिस्ट हैं। तो और ये कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। अच्छा, मैंने यहाँ पर नाम इसलिए भी मेंशन किया है क्योंकि ये असेंडेंट थे उस्ताद अहमद लाहौरी के, ठीक है। और इस पेंटिंग में अब जैसे अगेन आपको मैंने बताया कि याद करने का तरीका मैंने आपको अभी समझाया, जस्ट पहले पेंटिंग को अच्छे से निहारो ज़रा, कैसी है पेंटिंग, आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है पेंटिंग में। ये जो ये अब फिगर याद रखनी है, राधिका, ठीक है। तो ये राधा जी जो है वो कैसे बेंट पोजिशन में है, खूबसूरत राधा जी हैं तो ऑफकोर्स ये बातें खूबसूरत तो होंगी, ठीक है। तो वो कैसे खूबसूरती से ऐसे बेंड हुई पड़े, उनके हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में बम्बल भी है, पीछे लैम्प जल रहा है, कौन सा कलर उन्होंने पहना हुआ है, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है, कैसे उनकी आंखें बनी हुई हैं। ये चीज़ें आपने खुद ने अपने दिमाग में बैठा ली। फिर आप आओगे कि भैया डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा देख ही लेते हैं साइड में, उससे और चीज़ें बैठ जाएगी दिमाग में। तो बिल्कुल सेम है, पोएटिक क्रिएशन उसका फुल ऑफ ब्यूटी दिखाना, इमेजिनेशन है उनकी, वो करता है प्लेजर दिखाना कि बहुत खुशी मिल रही है इस पेंटिंग को देख करके, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, लाइक मेरे को अभी क्योंकि ये वन शॉट है तो बिल्कुल जैसे जैसा लिखा हुआ है आप भी इसको ऐसा ही याद करने की कोशिश करो। मेरे को अभी
कुछ ज़्यादा लगता नहीं कि मैं उसको एज इट इज़ पढ़ दूँ, मैंने बस आपको तरीका बताया है कि आपको कैसे फटाफट इसको याद करना है। ओके, अब मैं इस पेंटिंग में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो कि आपको लिख के आनी ही आनी है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बम्बल बी सिटिंग, एक तो बम्बल बी बैठी हुई है उस कमल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इनकी जो ड्रेस का कलर है, बिकॉज ये मेन डोमिनेंट चीज़ें है ना, कि जो आप लिखोगे तो लगेगा टीचर को कि हाँ भाई ये पेंटिंग के आसपास ही घूम रहा है या घूम रही है, इसकी जो बातें हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिखोगे ही लिखोगे। उसके बाद क्या बोलते हैं कि इसका ऐसे बेंटेड, राधिका का ऐसे, राधा जी का ऐसे बेंटेड नेक है, पोस्चर जो बॉडी का है, लेफ्ट हैंड है वो चीक्स पे रेस्ट कर रहा है और एक हाथ से उन्होंने कमल का वो लोटस का जो है वो फूल पकड़ा हुआ है जिसपे बम्बल बी भौरा जो है वो मंडरा रहा है, ठीक है। उनकी ड्रेस का कलर आप याद रखोगे, ऑरेंज कलर, पर्पल और येलो, ठीक है। ब्लाउज फॉर ऑरेंज, लहंगा फॉर पर्पल एंड ओढ़नी फॉर येलो कलर। तो जैसा आपको लिखा हुआ है आपको बस पेंटिंग दिमाग में बैठानी है, दैट्स इट। एंड डेकोरेटिव लैम्प है पीछे में, और कलर कौन से यूज़ किए गए हैं, ऑरेंज, रेड एंड पर्पल। नेक्स्ट हम आते हैं शिवा एंड सती पे। सो इसको मैंने आपको याद कराने के लिए, याद करो, जब पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी तो मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी छोटी सी, जहाँ पे जो शिव जी थे वो बहुत ज़्यादा ही वियोग में चले गए थे जब सती जी ने अपने आप को जला दिया था। तो उसी के ऊपर ये पूरी पेंटिंग बनाई गई है। ओके, सो इसमें क्या किया है, आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा ही लाइंस का यूज़ किया है, टोन्स का यूज़ किया है, शेड्स का यूज़ किया है इस पेंटिंग को दिखाने में। फिर ब्राउन कलर और येलो कलर से बैकग्राउंड दिखाया गया है, वायलेट, ब्राउन और वाइट कलर से अर्थ को दिखाया गया है। वॉयलेट हमें पता नहीं चल रहा, अभी दिखाती हूँ वॉयलेट। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको वॉयलेट हल्का हल्का बिल्कुल लाइट शेड में दिखाई देगा, तो वो वैसे आपको वॉयलेट, ब्राउन और वाइट कलर में अर्थ को दिखाया गया है, ठीक है। फिर हम अब क्या देख रहे हैं पेंटिंग के अंदर, शिव जी को और पार्वती जी, आई मीन सती जी को, राइट। तो हम दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। जब हम शिव जी को ध्यान से उनकी फ़ोटो अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो तो हम देख रहे हैं शिव जी के माथे पे 3 लाइन्स होती हैं, है ना, हम सबको पता है। तो 3 लाइन उनके माथे पे बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद उनका जो हेयर है वो टाइड है, फिर उनके पीछे, सर के पीछे एक हैलो बना हुआ है, बहुत दुखी हैं वो, ऑफकोर्स ये बात है, उन्होंने अपने दोनों आर्म्स ऐसे स्ट्रेच कर रखे हैं और उनके गले में क्या है, स्नेक है और नेकलेस है, रुद्राक्ष की माला जो वो पहनते हैं। फिर वहीं हम जब पार्वती जी को सती जी पार्वती जी को जब हम देखते हैं उनका पूरा फेस पीला पड़ गया है, उनकी आंखें बंद हैं, उन्होंने नेकलेस, आर्मलेट, ईयरिंग्स ये सब पहने हुए हैं और उनकी लाइट शेड ऑफ रेड कलर, बहुत लाइट शेड ऑफ रेड कलर का उनकी साड़ी है। ये इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल लिखना ज़रूरी है कि उन्होंने लाइट शेड ऑफ रेड कलर में उन्होंने साड़ी पहन रखी, ठीक है। लास्ट हम आते हैं अगेन मेघदूत पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेघदूत कहाँ से है ये पेंटिंग, सीरीज ऑफ मेघदूता पेंटिंग से ये ले रखी है मेघदूत पेंटिंग को, ठीक है। और एक प्रॉपर एक सीरीज़ थी मेघदूतम, जो कि संस्कृत में एक लिरिकल पोएम है, कालिदास जी द्वारा जी ने लिखी है ये पोएम, ठीक है। और वहाँ से ये पेंटिंग ले रखी है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, जो मेघदूत हैं जो बैठे हुए हैं पेंटिंग पे, क्लाउड्स के ऊपर, यहाँ पे ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं क्लाउड्स के द्वारा अपनी वाइफ को, ठीक है, अलका को। और ये 1 साल के लिए इनको जो है एक्सेल कर दिया गया है, सेंट्रल लंदन से निकाल दिया गया है। तो पाम लीफ की मदद से ये लेटर लिख रहे हैं अपनी किसको, वाइफ को, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इनफैक्ट कि आपके सैम्पल पेपर में, कि जब आपके पास पहले लाइक पेंटिंग्स वगैरह के लिए कैनवसेस वगैरह नहीं होती थी तो किस पे पेंटिंग बनती थी। तो यहाँ से ध्यान से सुनो, पाम लीफ पे, ठीक है, पाम लीफ पे वो लिखने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो यही चीज़ जो है आपके पेंटिंग में भी दिखा रखी है, और क्लाउड को एज अ मैसेंजर की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ हैं वो पीछे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं, क्लाउड्स हैं, एक रिवर भी बह रहा है साथ ही साथ, ठीक है। और कैसे पता चल रहा है, देखो हवाएं चल रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं ऊपर से, इनका जो दुपट्टा है फ्लटर कर रहा है, वो भी इन्होंने पीली धोती पहनी हुई है यक्षा ने, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, क्लाउड को बता रहे हैं कि
इनकी वाइफ तक मैसेज पहुंचा दे। और क्लाउड्स भी है वो बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉन किए गए हैं। बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं कि हट्स बना रखे हैं, बहुत सारे रॉक हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डिफाइन करनी है एक पेंटिंग के अंदर। तो मैंने अभी तक मैंने अभी इधर साइड में डिस्क्रिप्शन भी नहीं देखा, मैंने बस पेंटिंग को देख करके ही जो जो मुझे पॉइंट्स याद आते गए हैं, ऊपर से मैंने पेंटिंग स्कैन की, नीचे तक मैं पहुंची, तो मुझे जो जो चीज़ें याद आती गई मैंने वो आपको बताई हैं। तो सेम डिट्टो आपको भी यही चीज़ करनी है अपने पेपर में। कोई बात नहीं भैया, हमें A to Z पॉइंट्स याद नहीं आते हैं, क्या पता आपको याद ना है कि भाई ये मेघदूत की सीरीज से है, मेघदूतम से ली गई है कालिदास जी के द्वारा। कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि मैम ने आपको यहाँ पे 25 पॉइंट दिया, 25 लिख के आओ, नहीं ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको 25 में से अगर आपको 10 पॉइंट्स भी याद आते हैं तो बस वही लिख के आना। और अगर कुछ पॉइंट्स नहीं याद आते तो आप ये लिख सकते हो कि पेंटिंग्स को बहुत ही डेलिकेट तरीके से बनाया गया है। बंगाल की पेंटिंग थी तो उस टाइम पे उस पर टेम्परा और वॉश टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो बीच में अपनी तरफ से कि हाँ भाई आपने ये चीज़ें भी लिखी हैं, जस्ट इन केस कि अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। वरना पॉइंट बाय पॉइंट याद करो, बहुत ईजी है पेंटिंग, इट्स नॉट अ टफ सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। एंड इसी रीज़न के कारण मैंने गाइस पूरा यूनिट 3 एक साथ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी अभी 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। सो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया पे आते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हमें क्या क्या कवर अप करना है कि इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कि भाई हमें इंडिया के नेशनल फ्लैग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे इंडियन आर्टिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी बंगाल स्कूल में कैसे हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं वो आए थे, उन्होंने क्या क्या रोल अपना प्ले किया, अवनिंद्रनाथ टैगोर जी ने और उनके साथ जो उनके फेमस आर्टिस्ट थे उन लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया के नेशनल फ्लैग पे क्या इम्पोर्टेंस और जो है इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए किया गया। ठीक है, सो इंडियन नेशनल फ्लैग का एवोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जैसा मैंने लिखा है A to Z पूरी आपको ये स्क्रीन याद करनी है, बिकॉज ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आप इसमें छोड़ोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो ऊपर 2 पॉइंट्स हैं कि होस्ट कब हुआ था ये आपको याद करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड आपको याद करना है इस फ्लैग की फ़ोटो। ठीक है, सबसे पहले आपने याद कर लिया कि हाँ भाई अगस्त 7, 1906 में पारसी बेगान स्क्वायर में कलकत्ता के अंदर ये आपका ये जो फ्लैग है ये आपका होस्ट किया गया था। उसके बाद आप याद करोगे इस फ्लैग को। सबसे पहले आप फ्लैग में क्या देखते हो कि भाई ऊपर जो है वो ग्रीन कलर की स्ट्राइप है, जिसमें 8 वाइट लोटसेस बने हुए हैं। ये दिखाते थे भाई ये 8 ब्रिटिश प्रोविंस जो है हमारे इंडिया के अंदर उसको। फिर हम बीच में आते हैं, वंदे मातरम देखते हैं। वंदे मातरम जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अगेन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन में आया भी हुआ है ये कि भाई जो वंदे मातरम है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था। सो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इस बात को याद करना। यहाँ पे भी है, मैं आपको अभी बता दूँ कि मुग़ल के टाइम पे जो हमने पेंटिंग पढ़ी थी, मुग़ल के टाइम पे याद करना फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, उसमें भी आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट से ही लिखी हुई है। बिल्कुल याद रखना, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके सैम्पल पेपर में भी है ये। ठीक है, और कौन सा कलर से लिखा हुआ है, सो दैट इज़ इन डीप ब्लू कलर। फिर हम आते हैं सबसे बॉटम में, तो बॉटम में है क्रिसेंट मून और जो सन है वो लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, और यहाँ पे वो लेफ़्ट साइड पे ही है बिकॉज वो आपका राइट है, बट फ्लैग का एज इन वो लेफ़्ट ही है। ठीक है, सो ये आपको हो गई पहले आपकी जो एवोल्यूशन है वो ख़त्म। सेकंड हम आते हैं सेकंड एवोल्यूशन पे, दैट इज़ कब आया था ये आया था 1921 के सेशन में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, जो कि बेजावड़ा आज का विजयवाड़ा है, वहाँ पे आया था ये फ्लैग, तब इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर हम आते हैं कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था ये, किसने किया था। तो आंध्र प्रदेश के एक यूथ थे पेंगाली वेंकैया नाम के, उन्होंने इसको महात्मा गांधी जी के पास लेके गए। तो जब ये लेके गए थे तब वो खाली उनके पास रेड और ग्रीन कलर के ये जो स्ट्राइप्स हैं खाली ये दोनों थे,
महात्मा गांधी जी ने इसमें ऊपर वाइट का एडिशन किया, ठीक है। जो ग्रीन थे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज़ को दिखाया और जो रेड थे उन्होंने हिंदू कम्युनिटीज़ को दिखाया, टू मेजर कम्युनिटीज़ जो थी उस टाइम पे। उसके बाद जो गांधी और जो स्पिनिंग व्हील था ये बीच में, ये था प्रोग्रेस ऑफ नेशन के बारे में दिखाना और भी ज़्यादा। और गांधी जी ने भी उसमें ऊपर वाइट स्ट्रिप्स का एडिशन किया, जिससे कि जो बाकी कम्युनिटीज़ है, ऑफकोर्स ये बात है उस टाइम पे खाली हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ही नहीं थे, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, तो उनको दिखाने के लिए जो है गांधी जी ने वाइट कलर के स्ट्रिप्स को ऊपर ऐड ऑन किया, ठीक है। विद दिस आपका ये भी कंप्लीट हो गया। बस आपको अपने दिमाग में फ़ोटोज़ को बिठाना है। ओके, थर्ड हम आते हैं कि जुलाई 2022 1947। ऑफकोर्स आपको ये डेट तो याद ही होगी, बिकॉज आपने बहुत बार पेपर में क्या हो रहा है, पेपर में पढ़ा होगा या फिर आपने अपने क्लास में सुना होगा, ठीक है। सो नहीं सुना तो अभी सुन लो प्लीज़। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था इसको एज अ फ्री इंडिया का नेशनल फ्लैग, ठीक है। इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, और आज का हमारा फ्लैग भी यही है। तो आपको इसमें याद करने में कुछ नहीं है, ये 3 कलर से बना है, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। बीच में इसमें अशोका चक्र है, जिसको हम लोग धर्म चक्र भी बोलते हैं, जो कि स्पिनिंग व्हील की जगह पे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और तो और क्या बोलते हैं, हाँ, जिसके अंदर 24 स्पोक्स है, फिर 24 स्ट्रोक्स है। उसके बाद हम आते हैं कि ये दिखाता क्या है, दर्शाता क्या है। तो सैफ्रॉन कलर दिखाता है करेज एंड सैक्रिफाइस, वाइट कलर दिखाता है ट्रूथ एंड पीस, एंड ग्रीन कलर दिखाता है फेथ एंड शिवल्री। अगर इसके बारे में भी आपको और डिटेल में जानना है तो डिटेल डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में और अच्छे से। फिर हम आते हैं धर्म चक्र पे। तो प्रोग्रेस ऑफ नेशन बताता है कि भाई हमें निरंतर 24 घंटे चलते रहना चाहिए, 24 आवर्स प्रोग्रेस को दिखाता है ये, ठीक है। तो जब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ना, तो इसको ना बॉक्स में बना के लिखना, इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस अलग से, जिससे कि टीचर को लगे कि हाँ भाई इसको प्रॉपर हर एक चीज़ पता है। टीचर को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता। नहीं भी आता है ना तो आप अच्छे से लिखना, बिल्कुल बना बना के, जिससे कि टीचर को लगे कि हाँ भाई आता है, इस बच्चे को सब कुछ आता है, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेंटिंग सब्जेक्ट है, सबको नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं, अब कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन आर्टिस्ट का स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, ठीक है। सो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के अंदर सबसे पहले तो आइडिया ऑफ स्वराज, स्वराज क्या थी, एक बुक थी महात्मा गांधी की। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर आर्ट ने बहुत ज़्यादा ही एक मतलब वहीकल, मतलब बहुत ज़्यादा ये एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए, ठीक है। और तो और इसी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जब फोटो देख रहे हो, भारत माता की फ़ोटो बनाई थी उस टाइम पे, ताकि लोगों के अंदर और भी ज़्यादा जो हमारा नेशनलिज्म है उसको बढ़ जाए फीलिंग, ठीक है। फिर हम आते हैं, वुमेन को दिखाया गया था कि हिंदू डिडी की तरह, अब हिंदू मुस्लिम की मेजर कम्युनिटीज़ थी उस टाइम पे, तो हिंदू डिडी की तरह इनको दिखाया गया था, जिनके सर के बिहाइंड एक हैल। अच्छा, अगेन अब इसको याद करने के लिए क्या करना है, फ़ोटो को ध्यान से निहारना है। चलो आते हैं हम लोग फ़ोटोज़ पे। सो फोटो में क्या दिख रहा है हमें, तो पीछे हैलो बना रखा है, ठीक है, ये सर के पीछे हैलो है, और पैर में हम लोग देख सकते हैं लोटस है उनके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उनके 4 हाथ हैं, ठीक। इसमें क्या है, पीस ऑफ क्लॉथ है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, एक ब्रांच ऑफ पैडी राइस है, और साथ ही साथ उनके रुद्राक्ष है। रोटी कपड़ा मकान, मैंने आपको इसका कीवर्ड भी दिया था, एक राइट, एक रोटी है, उसके बाद पैडी राइस है, ठीक है, और तो साथ ही साथ इनके कपड़ा है। ये 4 चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। ऊपर से बढ़ते हुए आओ, एक क्लॉथ है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, साइड में एक पैडी राइस है, और एक 4 साइड में रुद्राक्ष की माला है। तो ये 4 चीज़ें हैं इस पेंटिंग के अंदर। फिर हम आते हैं कि नंदलाल बोस का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, हमने पढ़ा था ना अभी नंदलाल बोस के बारे में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक स्टूडेंट थे। तो उनको क्या किया गया था, 1938 में महात्मा गांधी ने इनवाइट किया था हड़ेपुरा सेशन में, किसको, नंदलाल बोस जी को। और तो और उसी के साथ साथ नंदलाल बोस जी ने डिज़ाइन किया था कांग्रेस के पूरे विलेज को, और बहुत सारे कॉमन लाइफ जो है बंगाली विलेजर्स के उस टाइम पे, उनको इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, देखो
नंदलाल बोस जी वहाँ आए, उन्होंने सारी पेंटिंग्स बनाई, लोगों को वहाँ बुलाया, सेशन हुआ वहाँ पे, लोगों ने इन पेंटिंग्स को देखा, पेंटिंग्स में बातों में चर्चा हुई तो लोगों के अंदर और ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग जागी तो वो और ज़्यादा जो मूवमेंट था, नेशनलिस्ट का जो मूवमेंट था, आप टाइम देख रहे हो 1938 और उससे कुछ टाइम बाद ही हमें जो आज़ादी मिली थी। तो ऐसे करके कुछ कुछ मिनी स्टेप्स के साथ ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा रहे थे। मेन मकसद ही यही है इस पूरे चैप्टर का, कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना। अब कैसे कैसे जगा रहे थे, यहाँ पे वो प्रोसेस है। फिर और एक और एग्जीबिशन किया गया लखनऊ में 1936 में, फिर फैज़पुर में हुआ 1937 में। तो ये सब क्या कर रहे थे, ये सब क्लोज कांटेक्ट बना रहे थे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट से। कि लोगों से तुम जितना कनेक्ट होगे, लोगों के तुम सेंटिमेंट्स पे फोकस करोगे, लोगों के तुम ऐसे दिलो जान तक जाओगे, तभी तक तो जाकर के लोगों के अंदर ये आत्मा भड़केगी कि हाँ भाई उनको भी नेशनलिज्म चाहिए। और वही हुआ, फिर हमें आज़ादी मिली, है ना। फिर हम आते हैं आर्टिस्ट का। हमें पता है कि हमें आज़ादी तो मिल गई ना, कैसे मिली, तो आर्टिस्ट का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। उन्होंने एजुकेट किया लोगों को, पढ़ाया लिखाया, उनको अपने कल्चर के बारे में बताया कि इंडिया का कल्चर क्या था। उनको जो ब्रिटिशर्स के जो आइडियाज़ थे ना आर्ट स्कूल वगैरह, उससे हटा करके अपने अंदर हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटाया, ठीक है। और सिर्फ पेंटर्स ने ही नहीं ये काम किया, आर्टिस्ट ने बहुत सारे थे, स्कल्पचर्स हो गए, पोएट्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, सब ने बहुत ज़्यादा ही वर्क किया, उस टाइम पे फोकस किया इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ओके सो गाइज विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड इसके बाद जो लास्ट ही पार्ट है इस चैप्टर का, वो उसकी वीडियो भी जल्दी डल जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है सो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।